Hello friends, welcome to Mission IS. Now in this video you are going to get the most expected MCQ for your upcoming prelim exam Vazuku Maram Mallar Kambakam Uri Adittal, sometimes seen in the news. So its answer will be, it is a folk dances prevalent in South India, epic Tamil poems of Sangam, traditional games played during the harvest festivals, so organic farming techniques and cropping practices. So its answer is a traditional games played during the harvest festival. Next question, which of the following agriculture related activity are the source of greenhouse gas emission? अब देखिए यहाँ पे 166 लिखा हुआ है. एक्चुअली दिस इज द पैक ऑफ द आवर मोस्ट एक्सपेक्टेड 360 MCQ जो कि आपके प्रीलिम के लिए खास तौर से डिजाइन किया गया है. तो ये सीरीज है जिसमें से मैं आपको 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ. तो विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी आर द सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन? फर्स्ट, डाइजेस्टिव प्रोसेस इन कैटल, शीप, गॉट एक्सेट्रा, तो उनसे मीथेन गैस इमिट होता है. सेकेंड, क्रॉप रेसिड्यू डिकम्पोजिशन. थर्ड इज द यूज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स. तो इस तीनों ही राइट आंसर है. इसका आंसर है डी. राइट, एग्रीकल्चर इमिट्स द 3 ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड. In the context of insolvency and bankruptcy resolution in India, which of the following statement best describe the concept of waterfall mechanism? So its right answer is option B. It refers to the waterfall mechanism. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल यूपीएससी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी रेजोल्यूशन अभी जल्दी ही बिल पास किया है गवर्नमेंट ने, तो इस पे हो सकता आ जाए. इट रिफर्स टू द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट टू द क्रेडिटर्स इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन. राइट, you can read it. The waterfall mechanism under the insolvency and bankruptcy code outline the order of priority for repayment to the creditors in the event of liquidation. यानी अगर वो लोन रिपे नहीं कर पाए तो उनकी प्रॉपर्टी को जो लिक्विफाइड किया जाएगा, दैट इज द वाटरफॉल. नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक, ब्रॉड मनी इंक्लूड्स ब्रॉड मनी द टाइम डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस. एब्सोल्युटली राइट. एंड दिस बी इज द डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय बैंक. सो आंसर इज सी, बोथ ए एंड B. यानी कि the above two components like components are of narrow money, right? It denoted by at any time the money held with the public has two most liquid components, currency components. This consists of all the coins and notes in circulation. Demand deposit मतलब सेविंग बैंक का डिपॉजिट रहता है, वो डिमांड डिपॉजिट रहता है. और टाइम डिपॉजिट यानी कि हमारा FD है, FD क्या बोलते हैं, FD फिक्स डिपॉजिट. राइट, तो टाइम डिपॉजिट है द फिक्स मैच्योरिटी पीरियड एंड हैंस कैन नॉट बी विथड्रॉ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द दिस पीरियड. सो M3 ऑफ ब्रॉड मनी इज देयरफॉर कैलकुलेटेड एज अ नैरो मनी प्लस टाइम डिपॉजिट. नैरो मनी मीन्स M1 प्लस M2 इज कॉल्ड द नैरो मनी एंड M3 इज कॉल्ड द ब्रॉड मनी, सॉरी टाइम डिपॉजिट्स. टाइम डिपॉजिट्स M3. सो M1 प्लस M2 प्लस M3 इज इक्वल टू द ब्रॉड मनी. So the broad money doesn't include the interbank deposit of the public with all the banks including cooperative banks, right? And cash reserve of the banks held with the RBI are counted under the M0, the monetary base. So अगर कैश रिजर्व रेशो आ गया तो कैश रिजर्व रेशो M0 कहलाएगा. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन? आप देखिए, आप लिस्ट बना के आपके पास नोट्स बना के आप सेव कर लीजिए कि इंडिया किस किस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है. एट प्रेजेंट इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द ब्रिक्स, ईस्ट एशिया समिट है ना, G20, बट नॉट अ मेंबर ऑफ द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन. राइट, RCEP का भी वन मेंबर था इंडिया, लेकिन इंडिया ने एग्जिट कर दिया 2020 में. तो इट्स आंसर इज द रिपब्लिक ऑफ कोरिया. 1 2 3 4 है, इंडिया नहीं है, तो आंसर इज 1 2 3 4. So you can read the answer. Asia Pacific Economic Cooperation was established in 1989 as an intergovernmental forum for the 21 Pacific Rim members. Pacific Asia Pacific members जो है यानी पैसिफिक ओशियन जहाँ पर खास तौर से पैसिफिक रिम उसको कहते हैं जहाँ पर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आता है. राइट, इट एम फॉर द रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बाय प्रमोटिंग द बैलेंस इंक्लूसिव सस्टेनेबल. नो, अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग और बेहतर बनाने के लिए लाया है न्यू बैचेस फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 21, 22 एंड 23 जो कि स्टार्ट हो रहा है 25 जनवरी से. अगर आप यूपीएससी की किसी सर्च में हो यूपीएससी की कोचिंग क्लास के और ऑफलाइन मोड पे तो कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादातर जगह पे बंद है, तो क्यों ना आप अपने घर बैठे ही यूपीएससी प्रिपरेशन
की जाए। इसलिए कम से कम 2021 का जो प्रीलिम होने वाला है उसको टारगेट करके 6 महीने का कोर्स डिज़ाइन किया गया है। इसमें प्रीलिम का कंप्लीट सिलेबस कवरेज किया जाएगा बाय अनअकैडमी टॉप एजुकेटर एंड साथ साथ में प्रीलिम टेस्ट सीरीज भी होगी विद एनालिसिस। देखिए किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो सही गाइडेंस प्लस कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, ये दोनों ही चीज़ आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिलेगी। लेक्चर जो होगी बायलिंगुअल होगी, हिंदी इंग्लिश में होगी, साथ साथ में स्टडी मटेरियल भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा। अगर आप 2022 और 23 की टारगेट रख के चल रहे हो, यानी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो इनके लिए भी 1 से 2 साल के कोर्सेज भी है, राइट। कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर लाइक आप देख सकते हो कि आशीष माथुर सर है, मुरनाल सर है, तो ये आपके डाउट क्लियरिंग भी करेंगे। और इससे बेहतर पूरे इंडिया में कोई भी आपको इतने सस्ते में मतलब कोचिंग फ्री रीजनेबल कोचिंग, वो भी यूपीएससी की कोचिंग आपके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। तो इस सुनहरा मौका का आप फ़ायदा उठा सकते हो, राइट। सो कंप्लीट एक्सेस टू द ऑल गोइंग कंप्लीट कोर्सेज। तो आप इसमें कोर्सेज देखिए, आप ऑफलाइन कोर्सेज में क्या है कि आपका जो एजुकेटर आता है, सपोज आप विजन आईएएस में हो, इनसाइट में हो, कोई भी दिल्ली की कोचिंग क्लासेस में हो, वहाँ पर आपको पढ़ के चला जाता है। एक कंसेप्ट को कंप्लीट करने के लिए 3-3 घंटा लगा देता है। लेकिन यहाँ पर क्लासेस रिकॉर्ड होती है, अगर आपने मिस कर लिया कोई कारण तो आप बाद में भी क्लासेस को देख सकते हो। सो प्रीलिम एंड मेन टेस्ट सीरीज होगी विद एनालिसिस एंड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। आंसर राइटिंग मेंटरशिप एंड गाइडेंस सेशन होगा। आंसर राइटिंग मेंस के लिए तो आंसर राइटिंग बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना आप पास ही नहीं कर सकते हो। तो अगर आप ये कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। और ये कोड डालते ही आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। जैसे कि कम से कम 6 महीने का जो है 40,500 रुपये फीस है, इसके डालते ही आपको 10% यानी कि 36,450 रुपये ही मात्र पे करना होगा। वो कोड है MIYT10 MIYT10। Next question, with reference to the Cartosat 3 satellite recently launched by the ISRO, which of the following statements are correct? Cartosat 3 is an advanced Indian nano communication satellite. Second, it is a 50 kilogram satellite placed in an orbit at 1500 kilometer above the surface of the earth. तो बोथ इसके दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। यू कैन रीड हेयर, दोनों ही रॉन्ग है। दैट बिकॉज द कार्टोसैट 3 इज एन एडवांस इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बिल्ड एंड डेवलप बाय द इसरो। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, इज द कार्टोसैट इज एन एडवांस इंडियन नैनो कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इट इज नॉट अ नैनो कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इट इज एन एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, राइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जनरली बहुत ही बड़ा रहता है। एंड सेकंड, द कार्टोसैट 3 विद एन ओवरऑल मास ऑफ 1600 किलोग्राम, right, will address the increased users demand for the large scale urban planning, rural resource and infrastructure development, coastal land use and land cover. Next question, which of the following contribute to the process of denudation? Decomposition, transportation, weathering, erosion. देखिए denudation मतलब क्या है। एक्चुअली द डेनुडेशन का मीनिंग अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप देख सकते हो। डेनुडेशन मीन्स अनकवर। जैसे कि सॉइल है, सॉइल के ऊपर जो रॉक्स वगैरह रहती है वो अब बारिश के पानी के वजह से सॉइल का आउटर कवर बह जाएगा, राइट, पानी के जरिए, तो उसका अनकवर हो गया, तो सॉइल इरोड हो गई, राइट। तो डिकम्पोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेदरिंग, इरोशन आर द मेन रीजन ऑफ द डेनुडेशन। चारों ही रीजन है, राइट। ऑल एक्सोजेनेटिक geomorphic process are covered under the general term denudation. The word denude means the strip of or to uncover. Weathering, mass or decomposition and disintegration of rocks into fragments is done by physical weathering and in chemical weathering this decomposition due to the chemical changes, right. So last question, the plastic pollution is the accumulation of the plastic objects and particles in the earth environment that adversely affects the wildlife habitat and humans. The burning of plastic release which of the following toxins into the atmosphere? So dioxins, barium, mercury, lead, furans. You can pause the video and give the answer in a comment. So its answer is the all of the above. dioxins जनरली देखिए यूपीएससी भी साइंस एंड टेक्स से जो क्वेश्चन करता है ना, तो जनरली उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव रहता है, सारे के सारे स्टेटमेंट रहते हैं। यू कैन रीड हियर द इंसिनरेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। इंसिनरेशन मतलब जलाना in an open field is a major source of air pollution. Most of the time municipal solid waste contain about the 12% of the plastic is burned, releasing toxic gases like dioxin, furans, mercury and polychlorinate etc. into the atmosphere. So I hope students you like this video. So अगर आपको पसंद है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए and don't forget to subscribe our channel.